बीना जी आप ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी ने परेशान किया तो उसको हम तिहाड़ जेल भेज देंगे। क्या होता है, हमारी अर्श से फर्श तक लाइफ है, किसी भी कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। जब एक फौजी अपने घर परिवार से दूर सरहद पर तैनात रहता है तो एक फौजी ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार भी देश के लिए कुर्बानी दे रहा होता है। हमारी आर्मी वाइफ्स अपने पति की गैर मौजूदगी में न सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, अपने परिवार का ध्यान रखती हैं, बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाती हैं। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हमारे साथ हैं आर्मी ऑफिसर की वाइफ, साथ ही वेल नोन डिफेंस ऑथर द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस स्वप्निल पांडे जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ TNN न्यूज वडोदरा में। बहुत बहुत शुक्रिया बीना जी, आपने बहुत प्यारी बातें कही मेरे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू के लिए। मैम, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बीना जी। आप एक वेल नोन डिफेंस ऑथर है हमारे देश की, एक ऑथर बनने का सफर कैसे शुरुआत हुई इसकी? मैं कहूंगी कि मैंने कभी प्लान नहीं किया था ऑथर बनूंगी। मैं एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल थी, मैं बिट्स मेशर जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आई हूँ, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन द कंट्री है, और विप्रो HDFC जैसी कंपनीज में काम किया। फौजी की बीवी बनने के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। बट वो कहते हैं ना बीना जी की जिसकी किस्मत जहाँ होती है ना वो उसको खींच के वहां ले जाती है। तो मेरी किस्मत में था ऑथर बनना, तो मैं बन गई, लिखने लगी। बट जो एक सीरियस ऑथर जो होता है, जिसकी एक आज जो एक नेशनल स्तर पे मेरी पहचान है, जिसकी किताबों पे आज जैसे वेब सीरीज बन रहे हैं, बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउसेस, कई टीमें काम कर रही हैं, जो मैं कहूंगी वो मैं मानती हूँ कि मेरी तीसरी किताब से फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, भारतीय सैन्य पत्नियों की साहसिक कहानियां, अभी इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी चल रहा है, बस आने वाला है 15 दिन में जी। उससे हुई, और उसकी शुरुआत, उसका मैं पूरा, मुझे एक सीरियस ऑथर जिसके काम से जनता के अवचेतन पे प्रभाव पड़ रहा है, एक अवचेतना जाग रही है, एक सोशल कॉज जिनके वर्ड से हो रहा है, मैं इसका क्रेडिट करुणा चौहान को दूंगी। करुणा चौहान लेफ्टिनेंट कमांडर DS चौहान की वाइफ है, छोटी है मुझसे, वो भी एक आर्म्ड फोर्सेस वाइफ है, वो भी एक फौजी वाइफ है। उनके हस्बैंड नेवी में INS विक्रमादित्य, जो हमारे देश की आन बान और शान है, मतलब सबसे बड़ा फ्लैगशिप है इस देश का, वॉरशिप है, और उस पे उनके हस्बैंड तैनात थे, और उस शिप को बचाते हुए उन्होंने अपनी वीर गति दे दी थी। और ये वीर गति कब हुई थी? जब उनकी शादी को सिर्फ 1.5 महीने हुए थे, और करुणा उस 1.5 महीने की शादी में सिर्फ 15 दिन रह पाई थी। तो हम, क्योंकि आप लोग हम आर्मी वाइफ्स हैं और हम एक दूसरे की टच में रहते हैं, तो कुछ समय के बाद जब मैंने उनको फोन किया उनका हालचाल पूछने के लिए, तो उन्होंने मुझे, वो जीजा कहती है मुझे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जीजा आप लिखती हैं, क्योंकि मैं 2 किताबें, सोल्जर्स गर्ल और लव स्टोरी ऑफ अ कमांडो, जो फिक्शन कहानियां हैं, ऑलरेडी लिख चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि जीजा आप लिखती हैं तो कुछ ऐसी कहानियां लिखिए जिससे हम वीर नारियों को प्रेरणा मिले। तो उन्होंने मुझे ऐसी बात कह दी आज से कुछ 2-3 साल पहले, कि मैं इस टीम पे निकल पड़ी, और इसका फल भी मैं बताती हूँ मुझे कब महसूस हुआ। जब मैं संतोषी हैं, कर्नल संतोष बाबू, जो गलवान में, जो हमारे महावीर चक्र अवॉर्डी CO जो है, जब मैं उनकी वाइफ से मिली हैदराबाद में, अभी बस कुछ 8-9 महीने पहले, तो उन्होंने मुझे कहा कि जून में ये घटना हुई थी और नवंबर में मेरी किताब आई थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर जो भी आता है वो इस किताब को लेके आता है, और मैंने जब इस किताब को पढ़ा, संतोषी कह रही हैं, तो वो कह रही थी कि जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत हिम्मत आती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे कई वीर नारियों से मुझे फीडबैक, तो मुझे लगा कि मेरे वर्क का एक पर्पस है। सो वहां से मैं कहूँ तो मैं एक ऑथर के रूप में अपने आप को मानूंगी कि मैं वहां से एक ऑथर बनी। कोई भी काम इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? बहुत चैलेंजेस है। फ्रैंकली कई बार मुझे लगता है मैं हिम्मत हार जाती हूँ। 5वीं किताब पे आ गई हूँ, बट इतना प्रेशर हो जाता है मैं बता नहीं सकती। बिकॉज देखिए उसका कारण है कि हम साधारण कहानियां नहीं लिख रहे हैं,
हम डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े कहानियां लिख रहे हैं और हीरोज के बारे में, मतलब देश के सैनिकों से बड़ा हीरो कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। बॉलीवुड स्टार हो, चाहे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भी हो, वो सैनिकों के सामने जाते हैं या वीर परिवारों से जब मिलते हैं तो हाथ जोड़कर मिलते हैं। मतलब इस नेशनल वॉर मेमोरियल्स इस देश में क्रिएट किए गए हैं। मतलब आपको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स के लिए नहीं है, लेकिन इतना दर्जा है इन हीरोज का। सो आप जब ऐसे लोगों के बारे में लिखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। तो सबसे पहला तो चैलेंज, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से बताया मैंने, तो ये सारे कंटेम्पररी ऑपरेशंस हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी से डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो हमको परमिशन की बहुत एज ए डिफेंस ऑथर कंट्री में बहुत ज्यादा है भी नहीं, बीना जी मैं बता रही हूँ, बहुत ही कम है। हमारे को क्लियरेंसेस की बहुत इश्यू होते हैं। मतलब इंडियन आर्मी का पूरा एक डिपार्टमेंट है जो इसको क्लियर करता है। पहले तो आपको इंटरव्यू लेनी है, जिससे जैसे पुलवामा अटैक की बात कर लीजिए, अगर मुझे उस पर कहानी लिखनी है तो जो अफसर है या जो जवान है वीर गति प्राप्त की है, उनके साथ एक ऑपरेशन में 100 लोग शामिल होते हैं, आप सब समझिए। उन सबको ढूंढना, ये नंबर मैं गलत नहीं बता रही हूँ, सही बता रही हूँ। इतने लोगों से मिलना, जैसे भी नेक्स्ट वाली जो किताब है उसके लिए मतलब पता नहीं 200-300 लोगों से, मतलब ये सर्विंग सोल्जर्स है, इनको पहुंचना ही, एक ऑपरेशन खत्म हुआ, ये कोई सूरतगढ़ चला गया, कोई एलओसी पे बैठा है, कोई एलएसी पे बैठा है, तो इनसे मिलना, इनकी यूनिट्स को अप्रोच करना। तो क्लियरेंसेस के बड़े अलग अलग लेवल होते हैं, इनसे परमिशन लेना, वहां लेना। एक तो पहली ये होती है। दूसरी क्या होती है कि क्योंकि हम शहादत की कहानियां भी लिख रहे हैं, वीर गति की कहानियां भी लिख रहे हैं, तो जब जैसे फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस में हुआ, अब मैं वीर नारियों से ये पूछती हूँ कि भाई तुमने पति को जैसे अपने खोया, वो लम्हा कैसा था? तो उनकी पूरी एक स्टोरी सुनना कि, और वो रोती रहती हैं। जैसे मुझे याद है कि सारिका गुलाटी की कहानी बता रही हूँ, ये सब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एज अ ह्यूमन बीइंग। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं रोने लगूं, आप ऑकवर्ड हो जाएंगे। आप मुझे भी 5 मिनट पहले से जानती हैं कि मैं क्या करूं, और मैं इनकी जिंदगी जीती हूँ, इनके शूज में उतरती हूँ, इनके स्किन को फील करती हूँ, इमोशन को, कि कैसे मिले, कैसे प्यार हुआ। वो प्यारे प्यारे लोग, और ये बड़े प्यारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, बिकॉज ये सोल्जर्स हैं। मैंने उनसे कुछ उनके लव लेटर्स वगैरह मांगे, जो सुविनियर्स, जब मैं रिसर्च करी थी फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस पे। मैंने कहा कि आप मुझे दिखाओ वो बक्सों में से ना। 3-4 दिन तक उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया। तो मैंने बोला कि हुआ क्या? मैंने कॉल किया तो वो रो रही थी, वीडियो कॉल किया मैंने, तो कह रही है कि देखो स्वप्निल, जब उस बक्से को, जिसको मैंने नीचे धकेल दिया था, अपनी रोज की जिंदगी को जीने के लिए हाथ लगाया ना, तुम्हारे लेटर्स निकालने के लिए, तो ये आंसू है, 4 दिन हो गए, रुक नहीं रहे। आप बताइए मुझे कितना बुरा लगेगा। एक इमोशनल सेटबैक को भी डील करना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और तीसरी चीज है कि बहुत जिम्मेदारी के साथ लिखनी पड़ती है। मैम, आपकी बेस्ट सेलिंग बुक है ये द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, और उसमें से कुछ रियल स्टोरीज आप बताइए, हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं कि किस तरीके से वीर नारीज जो है वो इतनी ग्लोरी के साथ आज भी जी रही। जया महतो की कहानी अभी सुनाती हूँ इस मंच पे, क्योंकि वुमेन्स डे है। इसमें एक कहानी है जया महतो, जिसका टाइटल है एम्पावर्ड वुमन। एम्पावर्ड वुमन क्यों? जया महतो एक ट्राइबल वुमन है बीना जी, जो आदिवासी महिलाएं होती है ना, एक समय था जब वो खेतों में मजदूरी करती थी, गोबर के उपले बनाती थी, सब्जियां भी बेची उन्होंने। आप सोचिए वो महिला कैसी होती होगी, सब्जी बेचने वाली, अब कल्पना कीजिए। और उनकी शादी एक सैनिक से होती है, और वो सैनिक हार्डली रह पाए साथ में, जैसी सैनिकों की जिंदगियां होती हैं। और इन सब चीजों का महत्व इसलिए है क्योंकि ये सब काम देश के लिए हो रहा है, किसी कंपनी के लिए नहीं हो रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, ये देश और देशवासियों के लिए हो रहा है। इसलिए देशवासी इसकी कदर करते हैं, इन भावनाओं की। वो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया जया को, और एक दिन वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। एनएसजी कमांडो थे उनके हस्बैंड लांस नायक राजकुमार महतो, जिन्होंने जैसे ताज अटैक वगैरह, कंधार अटैक वगैरह में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इस तरह के सोल्जर्स होते हैं एनएसजी कमांडोज। तो अब एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त कर गए। और आप सोचिए कि जया एक ऐसे ही सिपाही की वाइफ है जिसने देश के लिए, देशवासी के लिए जान दिया है। बट जैसे उनका पति चला जाता है तो गांव वाले उसको जैसे डायन बता के, झारखंड उड़ीसा के गांव में आज भी ये सब, और कई जगहों पे विच लिंचिंग इज अ फैक्ट, आज भी होता है। अकेली औरतें खास तौर पे टारगेटेड होते हैं। और वो मैं बात कर रही हूँ आदिवासी महिला की, रूरल गांव, मासू के झारखंड के छोटे से गांव की बात कर रही हूँ।
विच बता के उसको मारने की कोशिश की, पर वो लोग भूल गए थे गांव वाले कि उनके पीछे पूरी सेना की ताकत खड़ी है। पति तो चला गया पर पूरी फौज छोड़ के गया है। तो मुझे इसका एक बड़ा मजेदार सा किस्सा है कि उन्होंने जो वहां की जो हमारी आवाज संस्था है, जो वहां की जो आवा अध्यक्षा थी, उनको उन्होंने कॉल किया जया ने, और बताया कि मेरे को डायन बता के, आप सोचिए कितनी सीरियस घटना है जब ये हुई होंगी, ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है कि मुझे मारने की कोशिश करने वाले हैं, मुझे ऐसी खबर लगी है। तो आप बताइए, बस वहां से उन्होंने गाड़ियां भेज दी, 2-2 पलटनें चली गई सैनिकों की, और जब उस गांव में पहुंचे आर्म्ड सोल्जर्स अपने बंदूक के साथ, यूनिफॉर्म के साथ, तो गांव वालों की तो मतलब, और जया को बहुत प्यार से स्कॉट करके लाते हैं वहां पे और कहते हैं कि इनको जिसने भी परेशान किया, आप ये मत सोचिए कि इनके पति चले गए तो ये अकेले हो गई हैं, बट अगर किसी ने परेशान किया तो उसको हम तिहाड़ जेल भेज देंगे, ऐसा कहते हैं। और वो दिन है, आज का दिन है, जया को सभी प्रणाम करते हैं। लेकिन कहानी उनके इस ताकत की है कि एक ट्राइबल महिला आज की डेट में, बीना जी आप ध्यान से सुनिएगा, झारखंड में ई एजुकेटर है, कंप्यूटर पे झारखंड गवर्नमेंट की कंटेंट बनाती है, एक सब्जी बेचने वाली, एक मजदूरी करने वाली आदिवासी महिला। तो ये पूरी कहानी है, इसको इस इंटरव्यू में नहीं कवर कर पाएंगे, बहुत ही बड़ी कहानियां है। बड़ा सोचिए कि वो जर्नी कैसी रही होगी उस आदिवासी महिला की, वहां तक पहुंचने के लिए, अपने पति का सपना साकार करने के लिए। जब एक फौजी रिटायर होता है तो वो ताउम्र रेगुलर फौजी ही रहता है, और दूसरा फौज उसके पीछे हमेशा खड़ी होती है, चाहे फौजी हो चाहे वीर नारी हो, उसकी पूरी फैमिली के पीछे फौज हमेशा मतलब ध्यान रखती है उसका। वो मैं भी अच्छे से महसूस कर सकती हूँ उसे। आप खुद एक आर्मी बराट हैं, फौजी बराट हैं, तो आप, सही बात है, आपको पता है ये। मैंने सुना है कि आप हॉर्स राइडिंग भी करती हैं, और आपकी हॉबीज के बारे में बताइए हमें। मैं इंडिया की नहीं, मैं बेस्ट के मोस्ट हैंडसम, मोस्ट स्मार्ट, मोस्ट डेडली और बिल्कुल सुपर खतरनाक लोगों के बीच में रहती हूँ। भारतीय सैनिकों से बढ़िया कौन है, आप मुझे बताइए। अमेरिकन सैनिक फेल है, यूके सब भाग रहे हैं अफगानिस्तान छोड़ करके, हमारे सैनिक, भारतीय सेना है, कारगिल जीत के लाती है। कारगिल इम्पॉसिबल वॉर थी, ऊपर बैठे थे सैनिक, ये है वो लोग, ठीक है। तो इन सैनिकों के बीच में मैं 15 साल से रह रही हूँ। तो अभी क्या होता है, हमारी अर्श से फर्श तक लाइफ है। जब दूर होते हैं पति, जब हम पीछे बैठे होते हैं शहरों में, तो हम टेंट तंबू में भी रह रहे होते हैं, कभी अकेले भी अपनी जिंदगी चला रहे होते हैं। बट जब वो रहते हैं, जैसे पीस स्टेशन की बात करूं खास तौर पे, तो बहुत वो जिंदगी बिल्कुल रॉयल लाइफ होती है, रॉयल, एक कल्चर, एक हेरिटेज है। शाम के समय सारे फौजी, उनके परिवार अपने स्पोर्ट्स गियर में, क्योंकि ड्रेस कोड यहाँ बहुत मैटर करता है, क्या पहनना है। स्पोर्ट्स खेलने, कोई स्क्वॉश खेलने निकल रहा है, कोई हॉर्स राइडिंग खेलने निकल रहा है, कोई हॉकी खेलने जा रहा है, कोई जिम जा रहा है, कोई स्विमिंग करने जा रहा है, ये सब कैंटोनमेंट्स के अंदर होती है। तो अब क्या होता है, आप इस समाज ही ऐसा है, यहाँ फिटनेस को बड़ा जोर है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो देश के लिए लड़ोगे कैसे, मेंटली फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो हमारे पास स्पोर्ट्स की एक कल्चर है, सोशल कल्चर है। ये बात कम लोग जानते हैं बीना जी, की एक कल्चर है यहाँ पे, मतलब कि हर कोई कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेल रहा होता है, हर फौजी किसी ना किसी स्पोर्ट्स में अच्छा होता है। तो यही चीज परिवार भी इम्बाइब करता है, क्योंकि हस्बैंड कड़ा क्या, वो कहेंगे अरे ये मेरा बच्चा तो कुछ खेलता नहीं है, ये मैं स्पोर्ट्स में चैंपियन था और ये कुछ नहीं कर रहा है। तो यही चीज आ जाती है। तो आप बहुत फिट बन जाते हो, मेंटली फिजिकली। मेंटली टफ हो ही, क्योंकि आप टफ नहीं रहोगे तो अपना घर कैसे संभालोगे। जब पति एलओसी पे खड़ा है तो आप रोते ही रहोगे। तो मेंटली बन गए, फिर फिजिकली भी आपको फिट रहना, क्योंकि ये सोसाइटी भी बहुत अट्रैक्टिव लोगों की है बीना जी। एवरीबडी इज फिट, एवरीबडी इज अट्रैक्टिव। तो वही, अब इतनी सारी हॉबीज पिक कर ली, जैसे अभी हॉर्स राइडिंग सीख रही हूँ, कैंटर कर रही हूँ, हवा में जोड़, अब जंप करने की सोच रही हूँ। ये कुछ ना कुछ हम करने की कोशिश करते रहते हैं। मेरा सपना आगे स्काई डाइविंग करने को भी है, क्योंकि अब पैराट्रूपर्स से मिलते रहती हूँ, वो मुझे बताते रहते हैं कि मैम 25,000 से जंप किया, मैम 13,000 से जंप किया। सो अब ये कॉन्स्टेंटली सुनते सुनते खुद लगता है कि नहीं, हमें भी अपनी लिमिट्स को चैलेंज करना है, डिस्पाइट द जेंडर। आप औरत हैं, आप एक हाउस होम मेकर है, आप मदर हैं, वाइफ है, ये मैटर नहीं करना चाहिए। आप एक इंसान हैं, तो आपको अपने लिमिट्स को चैलेंज करना चाहिए, यही दिमाग में है। तो चीजें चलती रहती हैं। जी, एक कॉम्प्लीमेंट दे रही मैं आपको कि आगे चल के कोई आपके ऊपर भी कोई बुक जरूर लिखिएगा। मैं अब एक्चुअली मैं इतनी अभी, क्योंकि लिखने वाले फेज में हूँ, तो मैं बहुत डिप्रेस रहती हूँ लिखते समय। मैं 5वीं पे आ गई हूँ और हर किताब में इतनी कहानियां होती हैं। मैं एक्चुअली अब परेशान हो रखी हूँ
मेरे पास ऑफर्स इतने आ रहे हैं, फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस 2 लिखने का भी बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर प्रोडक्शन वालों का। तो मैं अब कह रही हूँ कि मैं सच में अब कोई मेरे ऊपर ही कहानी लिख दो, मीना जी आपने क्या बात कह दी। मैम आप एक माँ भी हैं, आप लेखिका भी हैं और फौजी की पत्नी भी हैं। तीनों रोल बहुत चैलेंजिंग है, पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपको कौन सा रोल लगता है? मुझे ऐसे तो सच में वाकई तीनों रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ मदर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में कोई कमी ना रह जाए, उनको आप परफेक्ट वैल्यू दें और एक अच्छा सिटीजन बनाएं। तो उसमें मेहनत लगती है, हर चीज में मेहनत लगती है। जो हमारी माएँ हैं वो बहुत ग्रेट रोल कर रही हैं। औरतें ऑल अराउंड द प्लेनेट, आई फील विमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, एक माँ से ज्यादा एम्पावर्ड मुझे नहीं लगता कि कोई होता है। बिकॉज ये जो पूरा प्लेनेट, जितने हम सभी एडल्ट, चाहे औरत हो या मर्द हो, किसी ना किसी माँ की छवि है। तो आप देखिए पूरा प्लेनेट माओ ने खड़ा किया है, प्लेनेट को सरवाइव कर रही है। वो रोल भी बहुत चैलेंजिंग है। लेखिका का मैंने आपको बताया कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये मीना जी। मैं क्या बोलूं, मैं शायद आर्मी वाइफ होना भी बहुत डिफिकल्ट है, उसके अलग प्रेशर है। मैं अभी एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं किसको ज्यादा रेट करूं। लेखिका वाला बता दिया, डिफेंस ऑथरिंग का तो डिफिकल्ट। आर्मी वाइफ मुझे लगता है, मैं एज एन आर्मी वाइफ मुझे लगता है मेरी लाइफ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। वो कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके बारे में चर्चा भी नहीं कर सकती हूँ, और डिफिकल्ट होता है। जब तक हस्बैंड साथ में ठीक है, बट जब वो कहीं बॉर्डर पे सर्व कर रहे होते हैं और कुछ ऐसी न्यूज आ रही होती है, तो वो पल, जैसे सुंजवान अटैक की बात कर रही हूँ। सुंजवान अटैक, हम सुंजवान में थे कभी पोस्टेड, और जैसे आए थे वहां से कुछ 6 महीने हुए हैं कि वो अटैक हुआ है। तो उस समय की बात बता रही हूँ कि जो कॉल लगाया, हमारे पड़ोसी थे सब आसपास के, तो ऊपर हेक्टर की आवाज आ रही है, हेलीकॉप्टर की। सुंजवान टेरर अटैक जब आ गए थे ना अफजल गुरु की, उसमें तो औरतें बच्चों को ले लेकर के झुंड में अपने अपने रूम्स में बैठी थी, स्कूलों की बिल्डिंगें तोड़ तोड़ के निकालेगी। तो वो सब एक प्रेशर झेलना, और उसके बाद अपनी ही जैसी वीर नारियां जिन्होंने देश के लिए खो दिया है, उनको देखना। यंग लड़कियां, 23 साल 24 साल की लड़कियां, जिनके पति कभी स्नाइपर शॉट में चले गए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट में जाना कैसा होता है आप सोचिए। साधारण घटना नहीं है, बॉडी नहीं रहती कॉफिन में। तो ये और अच्छा, 6 महीने अगर कॉल नहीं आए, आप विश्वास करिए 6 महीने। कई लोगों को मैंने देखा कि 25 साल की शादियों में 2 साल साथ रह पाए हैं। सो ये डिफिकल्ट है। एक पर्सनल लाइफ को जब आपके अफेक्ट करता है, जब बाकी ये तो आप संभाल लेंगे, इट्स सबसे टफ है आर्मी वाइफ होना, मैं कहूँगी। अच्छा भी है, बुरा भी है, क्योंकि आप टफनेस की बात कर रहे हैं। जी मैम, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कुछ उसके बारे में बताइए हमें। हाँ जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत एक्साइटिंग हैं। जैसे मैंने चर्चा की फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस के बारे में आपसे, तो बहुत ही टेंशन वाली बुक थी, मैंने आपको बताया। इमोशनली काफी चैलेंजिंग थी है। तो इससे निकलने के लिए मैंने स्पेशल फोर्सेस पे लिखना शुरू कर दिया था। अब स्पेशल फोर्सेस कौन होते हैं? वो मरून बेरे वाले होते हैं, बलिदान बैज लगाते हैं, टशन ही अलग होता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करी ना, और या पैराट्रूपिंग कर रहे होते हैं, ऊपर से जंप लगाएंगे, स्काई डाइविंग करेंगे, हेलो हाय हो, कॉम्बैट डाइविंग करते हैं समंदर के अंदर, जो एनिमी, जैसे ना एनिमी ब्रिजेस को तोड़ना, शिप्स को ब्लास्ट करना। तो ये बड़े कूल किस्म के फौजी होते हैं। तो मैंने क्योंकि ये इतना इमोशनली चैलेंजिंग हो गया था वीर नारियों के बारे में लिखना, मतलब 7 कहानियां लिखी है मैंने, और 2 साल की जर्नी के ऊपर। तो आप बिल्कुल, मेंटल बैलेंस मेरा बहुत ही शेकी हो गया था। तो उससे निकलने के लिए मैंने स्पेशल फोर्सेस पे लिखना शुरू किया, और बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज स्पेशल फोर्सेस भारतीय सेना की कोवर्ट फोर्सेस हैं, उन तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। अब क्योंकि मैं इन्हीं लोगों के साथ रहती हूँ, हमारी तो वही जिंदगी है, हमारे साथ के ही लोग हैं सब, इन्हीं कंटोनमेंट्स में हम साथ में ही रहते हैं ऑल। सो मेरे लिए थोड़ा आसान था लिखना, इनको समझना। परमिशंस लेने में मुझे बहुत डिफिकल्टीज हुई, मतलब यूनिट से परमिशन लेना, आर्मी से परमिशन लेना, तो वो एक खैर अलग जर्नी है। बट जब मैं फाइनली, हम कहानी की बात करेंगे कैसे, जब मैं लिखना शुरू किया तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मतलब ऐसे लोगों से मिली, कह रहे हैं कि मैं क्या बता ही नहीं सकती मीना जी, मैं क्या ही बताऊं। कोवर्ट फोर्सेस हैं, इनके ऑपरेशन भी बहुत कमाल के होते हैं। और टसनी में मतलब हम 12-12, 1-1 बजे रात तक इंटरव्यूज कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ भाई मुझे तू कहानी बता, तो वो कह रहे हैं कि मैम अभी रुको, आप ये छोड़ो, ये देखो अभी ये स्टंट्स आप दिखा रहे हो मुझे। सो वो बहुत ही जोश भरे, जुनूनी
लड़के आप जिनको कहिए हमारी सेना के, अलग ही टैशन है। यंग लड़के हैं बिल्कुल, 21 साल 22 साल में अफसर बन जाते हैं, 25-25 साल के लड़के हैं, बिल्कुल जोश में भरे हुए हैं देश के लिए। मतलब उनको देख के लगता है कि हर चैलेंज कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसे भी स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव से मिली जो कि जिनकी स्पाइन में गोली लग गई है और वो व्हील चेयर बाउंड है, लेकिन वो आज भी काम कर रहे हैं। आप सोचिए, उनको मतलब उनको देख के लगता है कि हम छोटी छोटी तकलीफों पर रोते हैं कि हाय मेरी उंगली कट गई या हम एग्जाम में फेल कर गए, और इनकी स्पाइन में गोली लगी है, व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं या हाथ उड़ गया है इनका, और ये देखो कहने आ रहे हैं ये तो बहुत ही बढ़िया, कुछ नहीं हुआ, मैं तो बच गया, सिर्फ हाथ गया है मेरा। अरे ये भी एक जज्बा है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बीना जी। स्पेशल फोर्सेस की किताब है, अभी तक आई नहीं है ऐसी किताब, और क्योंकि स्पेशल फोर्सेस पे कंपाइल्ड है, बताया मैंने, डिफिकल्टी है इन पे लिखना, बहुत डिफिकल्ट है। सो ये किताब आने वाली है जुलाई 2023 में, और एक वेब सीरीज आ रही है, काफी बड़े स्केल पे आ रही है। ये उस प्लेटफॉर्म का फ्लैग शो होने वाला है, और इसमें भी काफी काम है। तो ये सब चल रही हैं, चीजें एक साथ चल रही हैं, और मुझसे बिल्कुल मत पूछिएगा कि ये सब मैं कैसे कर रही हूँ, बिकॉज हर जगह ओरिजिनली उस दिमाग की, उस सोच की कीमत है, उस कहानी की कीमत है, तो बस हो रहा है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर? क्या बोलना चाहेंगे आज की जनरेशन को? जो देखिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो मैं औरतों को ही मैसेज देना चाहूंगी। सभी औरतें, भारतीय औरतें खास तौर पे, चाहे वो एक होम मेकर हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो 20 साल की हो, 40 की हो, 60 की हो, सबसे पहले तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को हमेशा इंटैक्ट रहिए। आप मदर, फौजी की बीवी बोल रही है, यही सीखा है हमने, यही चीजें बता रही हूँ। आप मदर रहिए, बहुत अच्छी बेस्ट मदर रहिए, बेस्ट डॉटर रहिए, बेस्ट सिस्टर रहिए, बट सबसे पहले आप वो नाम रहिए जो आपके माँ बाप ने आपको दिया है। स्वप्निल पांडे मेरा नाम है, और इस नाम के लिए, इस नाम का महत्व है, जो इस नाम को मैं और निखारना चाहती हूँ और बनाना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि 20 साल की जो लड़कियां हैं वो इसलिए नहीं पढ़ाई करें क्योंकि उनको शादी करनी है, वो इस, या 40 साल की होम मेकर्स हैं, वो इसलिए घर का काम नहीं करें क्योंकि यही उनका काम है, और अपनी लिमिट से ना बाहर निकले। अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखिए। स्पोर्ट्स खेलिए, हमने हॉर्स राइडिंग के चर्चा, स्पोर्ट्स खेलिए, फिटनेस, जिम जाइए, दौड़िए, शरीर को स्वस्थ बनाइए। आपकी शादी हो गई है, अब कोई देखने वाला, ये सब नहीं होना चाहिए कॉन्सेप्ट। आप इंसान बन के पैदा हुए हैं, आप एक औरत हैं, औरत सर्वशक्तिशाली होती है, तो उसको अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखिए और उसको और निखारिए, कुछ बनिए कि जब आप, जिस दिन हम जाए, मेरी यही ख्वाहिश है कि जैसे मैं जिस दिन जाऊं एक लेगेसी छोड़ के जाऊं। तो औरतों को हमेशा एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी इंटैक्ट रखनी है। दूसरी, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, किसी भी कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। हमेशा आपके पति का पैसा, आपके पति की पावर, आपके पिता का पावर, या आपकी पिता के रिसोर्सेज या पैसा, वो नहीं होना चाहिए। आपकी खुद की आइडेंटिटी, खुद का पैसा, खुद की पहचान, ये हमेशा रखिए। और आज के जमाने में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, तो ये रखिए। और स्वस्थ रहना है, शरीर में बीमारियां नहीं, कुछ भी आप तभी कर पाओगे जब आप स्वस्थ रहोगे। तो वही मैंने फिटनेस की बात करी, तो ये मेरा मैसेज है कि आप स्वस्थ रहिए, सबल रहिए, और एक औरत सबल रहेगी तो ये पूरा समाज, पूरा नेशन, पूरा प्लैनेट सबल होता चला जाएगा। यही वैल्यूज आप पास करेंगे, तो बहुत जरूरी है ये।